नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में। मैं अमित आर्य, सर्टिफाइड योगाचार्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के बारे में, कैसे अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएं। जैसा कि आज आप देखते हैं पर्यावरण में तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, कोरोना अपने आप में म्यूटेट कर रहा है। तो कोरोना से लड़ने के बजाय अपने आप को इतना सबल बनाएं कि वायरस हम पर इम्पैक्ट ना डाले, क्योंकि जो मनुष्य शरीर संरचना है ये इतनी जटिल और शक्तिशाली है कि कोई भी वायरस हमारे सामने टिक नहीं सकता, बशर्ते हमारी इम्यूनिटी उस लेवल की होनी चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 फैक्टर हमने डिसाइड किए हैं, जिनको हम मानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है विटामिन डी, सूर्य की धूप, दूसरा है प्राणायाम और तीसरा है हमारा भोजन। आइए पहले बात करते हैं हम लोग धूप के बारे में। विटामिन डी के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी शोध हुए हैं और शोध में यह निष्कर्ष निकला है कि लगभग 200 बीमारियां विटामिन डी से ठीक होती हैं। विटामिन डी सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर है। विटामिन डी की प्रेजेंस से ही अन्य जितने भी पोषक तत्व हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि ठीक रूप से कंज्यूम नहीं हो पाते हैं। जितना उनका परसेंटेज बॉडी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हम मानते हैं कि विटामिन डी पूरा होना चाहिए। जिसकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि इम्यूनिटी लो है। विटामिन डी के बाद बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हमने 6 प्राणायाम सेलेक्ट किए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। प्राणायाम के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, प्राणो नमः यस्य सर्व इदम वसे, अर्थात जिसके अधीन सारा जगत है मैं ऐसे प्राण को नमन करता हूँ। माने वास्तव में अगर देखा जाए, प्राण माने ऑक्सीजन, प्राणवायु, सारा जगत इसी के अधीन है। इसके बिना कुछ भी जीवन संभव नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिसके माध्यम से हम अपनी जीवनीय शक्ति को बढ़ा सकते हैं, आइए बात करते हैं। हमने 6 प्राणायाम डिफाइन किए हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद कपालभाति, फिर अग्निसार क्रिया, फिर बाह्य प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी और उद्गीत। आधा घंटा ये 6 प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली इनहेंस हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक सामान्य गति, दूसरा मध्यम गति, तीसरा तीव्र गति। तीव्र गति के लिए मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वो धीरे धीरे अभ्यास का विषय है। शुरुआत में हम करेंगे मध्यम गति से। जो रोगी हैं या फिर जिनकी आयु थोड़ी अधिक हो चुकी है वो मध्यम गति से करें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, जिस इंटेंसिटी के साथ श्वास अंदर लेंगे उसी इंटेंसिटी से श्वास बाहर छोड़ेंगे। देखिए, सामान्य गति के साथ लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। इसमें आप स्ट्रोक काउंट कर सकते हैं, कम से कम 50 बार करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 बार भी कर सकते हैं। सामान्य गति, मध्यम गति से इस प्रकार से। माने लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फेफड़ों में भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, मध्यम गति से। तीव्र गति में आपको भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये अभ्यास का विषय है। मध्यम गति सबके लिए सूट करेगा, युवावस्था में भी और जो हमारे युवावस्था से थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए भी। तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर डायरेक्टली बढ़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति। कपालभाति एक रिदम के साथ, एक लय के साथ पेट को अंदर की ओर पुश करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे झटके से। देखिए, ये सामान्य गति को बढ़ा भी सकते हैं। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। वो काउंटिंग से कर सकते हैं। शुरू में 30 स्ट्रोक किए, फिर उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर 40 स्ट्रोक, फिर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर 50 स्ट्रोक। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और एक समय के बाद जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो अद्भुत लाभ मिलेंगे आपको। कम से कम 15 मिनट कपालभाति करें आप। पूरी बॉडी में जो हमारा पाचन तंत्र है, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारी पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, आमाशय, सबके लिए सबके प्रत्येक अंगों में संकुचन प्रसारण होगा। प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक हमारी कोशिका एक्टिवेट होगी कपालभाति से। कपालभाति के बाद अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने से हमारी अग्नि बलिष्ठ होती है। 13 तरह की अग्नि है।
7 धातुओं की अग्नि है, 5 प्राणों की अग्नि है, और जो सबसे मुख्य अग्नि है वो है जठराग्नि। जठराग्नि को बलिष्ठ करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अग्निसार क्रिया। अग्निसार जो अग्नि का प्रसारण करता है, इसमें कहा भी गया है यह अग्निम प्रसारति स अग्निसारः, माने अग्निसार से अग्नि प्रसारित होती है। कैसे करना है? पूरी श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना है, उसके बाद पेट को फिर ढीला छोड़ना है, टाइट करना है, ढीला छोड़ना है, टाइट करना है। इसमें भी आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। 20 बार पेट को आगे पीछे कर सकते हैं, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार तक भी कर सकते हैं एक बार सांस रोकने के बाद। देखिए इस प्रकार से करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वासों पर ध्यान टिकाएंगे कुछ समय के लिए। ये अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम से हम अपनी बॉडी का क्षेत्रीकरण कर रहे हैं, अर्थात हम अपनी बॉडी को ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है बाह्य प्राणायाम से। किस प्रकार से करेंगे देखिए। पूरी श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक कर रखेंगे 3 बंद के साथ। शुरुआत में अगर आप अभ्यस्त नहीं है तो बिना बंद के करें, फिर धीरे धीरे मूल बंद अर्थात जो गुदा मार्ग है उसको ऊपर खींचेंगे, नाभि का जो नीचे का हिस्सा है उसको ऊपर खींचेंगे, उसके बाद पेट को अंदर खींचेंगे, उड़ियान बंद, फिर कंठ को लॉक करेंगे, जालंधर बंद, 3 बंद के साथ। इन 3 बंद को महाबंद भी कहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं, सामान्य श्वास पर श्वास। ये अभ्यास भी आप 5 से 11 बार तक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके आप 21 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। इसके बाद ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम में दोनों अंगूठों से हम कान को बंद करेंगे, 2 उंगलियां हमें हमारे भंवर के ऊपर और 3 उंगलियां इस प्रकार से रखें कि वो आंखों से टच ना करें, और भंवर की तरह गुंजन करना है मन ही मन। ये भी आप कम से कम 3 बार इस प्रकार से। इस प्रकार से जितना लंबा गहरा श्वास आप ले सकते हैं उतना लंबा खींचिए इसको, भंवर की तरह गुंजन करना है। ब्राह्मी प्राणायाम में और उद्गीत प्राणायाम में हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं कि जो सबसे सूक्ष्म कोशिकाएं हैं जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, जहाँ से हमारा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, वहाँ तक वाइब्रेशन होता है, और ये क्रिया तेजी से सुगमता से होती है। तो इसके बाद है उद्गीत प्राणायाम। इस प्रकार से देखिए। ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करते हैं, और ये कर्म कम से कम आधा घंटा इस कार्यक्रम में दें आप। कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जोर से ना करें, और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधित कोई समस्या है, हर्निया की समस्या है, या कमर में दर्द है, या फिर कोई इसी तरह की कमजोरी है, वो भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। बाकी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें बाह्य प्राणायाम में। जिनको कुछ समस्या है इस तरह से पेट संबंधित, हर्निया संबंधित, वो भी बाह्य प्राणायाम ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भोजन के बारे में। स्वास्थ्य भोजनाधीनम, स्वास्थ्य भोजन के अधीन है, ऐसा क्यों कहा गया है शास्त्रों में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेज से भरपूर लगी होगी, और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को इस पेंडेमिक से बचाएंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।